आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी, इनका ये जीवन परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि ग्रामणी के पिता राजा काकवर्ण तिष्य, इनका देहांत हो गया और देहांत के बाद अज्ञातवास में रह रहे मलय देश में वे ग्रामणी लौटकर अपने राजकाज को संभालने आए हैं। लेकिन राजकाज को संभालने के बाद दो भाइयों में, मतलब एक ग्रामणी और एक उनका जो दूसरा भाई था, जो राजा काकवर्ण की दूसरी पत्नी का बेटा था, तो ऐसे इन दो भाइयों में युद्ध छिड़ गया। वैसे काकवर्ण इस बात को जानते थे और काकवर्ण ने इस बात को जानकर ही अपने अपने सेनापतियों से यह कह दिया था कि देखो, जब कभी ये दोनों भाई आपस में लड़ेंगे तो तुम लोग इनके लिए मध्यस्थ का काम करोगे, त्रयस्थ का काम करोगे। तुम इनकी लड़ाई में शामिल नहीं होगे, इनको छोटी छोटी सेना दे दोगे और ये आपस में लड़ते रहे और इसमें से जो जीतेगा फिर वो राजा। ये स्थिति, अगर लड़ते हैं तो, और नहीं लड़े तो फिर बात दूसरी। देखिए कि ये लड़ने के लिए तैयार हो गए। आगे की बात यह है कि दोनों भाइयों का प्रथम दिन का युद्ध चलुंगणाए पिट्ठी या फिर सुलंगुणाए पिटिए, इस नाम से क्षेत्र मिलता है। यहीं पर इन दोनों का युद्ध हुआ और दिवस के अवसान पर युद्ध तिष्य के पक्ष में रहा। जब दिवस का अवसान हुआ, मतलब जब सूर्यास्त हुआ, तो सूर्यास्त होते तक ये युद्ध जो है वो तिष्य के पक्ष में रहा। अपने एकमात्र ईमानदार अनुगामी के साथ ग्रामणी को रण क्षेत्र से भाग जाना पड़ा और ग्रामणी यहां पर रण क्षेत्र से भाग गया। दूसरे दिन ग्रामणी नई शक्ति के साथ छोटे भाई से लड़ने समरभूमि में गया। फिर वो अपने छोटे भाई से लड़ने गया समरभूमि में और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस दिन भी आशा की कोई किरण न देख ग्रामणी ने अपनी घोड़ी को हाथी पर से कुदाया और लापरवाही से एक स्त्री जाति यानी कि घोड़ी, लापरवाही से घोड़ी को लांग गई सोच हाथी क्रुद्ध हुआ। अब देखिए कि इसमें बड़ी अजीब सी घटना घटित हुई कि ग्रामणी ने अपनी घोड़ी को हाथी के ऊपर से कुदाया और वो हाथी के ऊपर से कूद गई, तो हाथी को लगा कि एक जरा सी घोड़ी मेरे ऊपर से कूद कर चली गई, तो वो बड़ा क्रुद्ध हुआ और वह तिष्य को हिलाता हुआ एक वृक्ष के पास गया। अब ये क्रुद्ध हाथी हो गया और ये वृक्ष के पास गया और तिष्य बचाव के लिए उस वृक्ष पर चढ़ गया। इसके बाद हाथी ग्रामणी के पास पहुंचा। राजा दुष्ट ग्रामणी ने उस हाथी पर सवार होकर भागते हुए भाई का पीछा किया। यह हाथी पर सवार हुआ ग्रामणी और उसने भागते हुए भाई का पीछा किया। भाई के डर से तिष्य कुमार एक विहार में शरण चला गया। उसने एक विहार में शरण ली और महास्थविर के कमरे में जाकर वह पलंग के नीचे छिप गया। दुष्ट ग्रामणी उसी समय वहां पहुंचा और पूछा, तिष्य कहाँ है? तो स्थविर का उत्तर था, महाराज, पलंग पर नहीं है, पलंग के नीचे है। यह जानकर दुष्ट ग्रामिणी ने चारों ओर से विहार को घेर लिया और तिष्य को चारपाई पर लिटाकर ऊपर चीवर से ढककर चारपाई को उठाकर भिक्षु उसे बाहर ले जाने लगे। उसको ले जाते देख राजा ने जान लिया और कहा, तिष्य, तू कुल देवताओं के सिर पर होकर बाहर जाता है। इसमें कुल देवता का मतलब भिक्षु होता है, हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें उसने तिष्य से कहा कि तिष्य, तू कुल देवताओं के सहारे बाहर जा रहा है, उनके सिर पर सवार होकर, क्योंकि यहां भिक्षुओं ने उसको चिवर से ढक दिया था और एक चारपाई पर लिटाकर उसको बाहर ले रहे थे। तो कुलदेव से जबरदस्ती छीनना मुझसे नहीं हो सकता। ग्रामणी ने कहा कि मैं तुझसे कुल देवताओं से जबरदस्ती नहीं छीनूंगा, मतलब भिक्षुओं से तुझे जबरदस्ती नहीं छीनूंगा, कभी तू कुल देवताओं का गुण भी स्मरण करेगा। राजा दुष्ट ग्रामणी महागाम चला गया और वह दीर्घवापी से राजमाता विहार महादेवी को लिवा लाया और इस तरह से वो राजमाता को लेकर फिर वो वापिस हो गया और राजमाता उसके पास आ गई और तिष्य भिक्षुओं के साथ वो खटिया पे था। भिक्षुओं की सहायता से बाहर निकला हुआ तिष्य छिपकर दिग्वापी चला गया और उसने गोधक तिष्य स्थविर से याचना की
वह अपराधी है और बड़े भाई से क्षमा मांगना चाहता है। अब यहां उसने अपने बड़े भाई से क्षमा मांगने की इच्छा जाहिर की। स्थविर कुछ भिक्षुओं सहित तिष्य कुमार को साथ लेकर दुष्ट ग्रामणी के पास महाग्राम गए और कुमार को सीढ़ियों में खड़ा करके संघ सहित स्थविर ने राजमहल में प्रवेश किया। तिष्य को बाहर सीढ़ियों पर खड़ा रखे भिक्षु संघ अंदर गया राजमहल में, और राजा ने सबको बिठाकर खाने के लिए कुछ मंगवाया और फिर स्थविर ने अपना पात्र ढक दिया। राजा के पूछने पर स्थविर ने उत्तर दिया, तिष्य को लेकर आए हैं। हम भिक्षाटन के लिए नहीं बल्कि तिष्य को लेकर आए हैं, कुछ काम से आए हैं। तो राजा ने तुरंत पूछा, वह चोर विद्रोही कहां है? तो स्थविर ने उसके ठहरने की जगह बता दी। विहार महादेवी पुत्र सद्दा तिष्य को ढककर खड़ी हो गई। विहार महादेवी सद्दतिष्य को ढककर खड़ी हो गई। दो भाइयों के युद्ध के लिए दुष्ट ग्रामीणी ने संघ को उत्तरदायी मान संघ को दोषी ठहराया। उसने कहा कि भाई संघ इस बीच में आया और एक विद्रोही को उसने बचाया। आपने हमारा दास भाव अब जान लिया। यदि आप 7 वर्ष की आयु का श्रामणेर भी भेज देते तो जन क्षय के बिना ही आपका कलह रुक जाता। स्थविर ने संघ का दोष स्वीकार किया और राजा को आश्वासन दिया कि संघ कभी न कभी इस दोष का प्रायश्चित करेगा। आपके आने का उद्देश्य पूरा होगा, याज्ञ आदि ग्रहण करें। राजा ने भाई को बुलाया, वही संघ के समक्ष बिठाकर उसके साथ एक थाली में भोजन किया और तब संघ को विदा किया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राजा ने तिष्य को दिग्वापी भेज दिया और स्वयं भी खाद्य उत्पादन कार्य में जुटा। यह युद्ध प्रयाण की पूर्व तैयारी थी। राजा खेती किसानी में जुट गया। फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए इधर तैयारी करने लगा और तिष्य को उधर दिग्वापी में भेज दिया, जहां वो जाकर खेती किसानी का और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपना वक्त लगाएं, अपना काम करें। कहा यह गया है कि ये सारी जो तैयारी थी, भिक्षु संघ उसको जब लेकर आया, भिक्षु संघ ने भी अपनी गलती मान ली कि उन्होंने इसको इस तरह से संरक्षण नहीं देना था, उसको बहुत पहले ही राजा को सौंप देना था, लेकिन बाद में लेकर आए, ठीक है। और फिर भिक्षु संघ, तिष्य और दुष्टगामिनी, इन सब का मेल मिलाप हुआ। दोनों भाइयों ने मिलकर एक थाली में खाना खाया और फिर यहाँ से अब ये युद्ध के लिए प्रयाण की ये पूर्व तैयारी शुरू होती है। अपनी फसलों को, अपने भंडार को सुरक्षित करके अब ये पुनः किसी युद्ध की तैयारी में लगे हैं। अब ये युद्ध कैसा आगे बढ़ेगा और इस युद्ध में क्या होगा, इसकी जानकारी आपको देंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।